हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। आज हम हायर एजुकेशन यूनिट को देखने वाले हैं कि किस तरीके का इसका सिलेबस रहता है एनटीए में, एग्जाम में, नेट में, और किस तरीके के इसके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर हम इस सिलेबस को देखें तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट दे रखा है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का मतलब इसका क्या है कि ये कर रहा है वैदिक पीरियड की बात, ठीक है ना। वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड क्या था, जब हमारे क्या होते थे, गुरुकुल होते थे, गुरु होते थे, वहाँ पे आश्रम होते थे, उनके लर्निंग जो हमारा इंस्टीट्यूशन होते थे वहाँ पे आश्रम होते थे, वहीं पे जाकर बच्चा रहता था, खाता था, पीता था, डेली एक्टिविटीज सारी वहाँ पे उन्हीं के अंदर करता था, ठीक है। जैसा आजकल हमारे बोर्डिंग स्कूल होते हैं, वो सेम प्रोसीजर जो है कहाँ से लिया गया है, एंशिएंट इंडिया से लिया गया है, ठीक है। अब एक तो वैदिक वाला हो गया, इसमें क्या पढ़ते थे, इसमें भाई पढ़ते थे ये वेद के बारे में। कितने वेद होते हैं, 4। फिर क्या होता था, इसमें उपवेद आ जाते हैं, फिर उपनिषद आ जाते हैं 108, ठीक है। और क्या क्या आता है इसमें यहीं पे आपका एक और इम्पोर्टेंट कीवर्ड आता है जिसको श्लोका बोलते हैं, श्लोक, ठीक है। पूछा जाता है कि 4 वेदों में से गायत्री मंत्र कौन से वेद में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। मैजिक और ये जो अपने रिचुअल्स होते थे ये किस में इंट्रोड्यूस हुए, ब्लैक मैजिक किस में आता था, ये सब कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये इसी सिस्टम से बनते हैं। अब इसी में हमारी क्या आती है, एंशिएंट यूनिवर्सिटी भी आ जाती है, एंशिएंट यूनिवर्सिटी। जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा, क्वेश्चन आते रहते हैं ना। जैसे पहला अगर बात आ दूँ तो क्या, तक्षशिला, नालंदा, ठीक है, और विक्रमशिला, वल्लभी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। सब से क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे पूरे एनटीए में यही क्वेश्चन बने रहते रहते हैं कि विक्रमशिला, वल्लभी, तक्षशिला के पॉइंट्स जो हैं बहुत सारे हमें देखने मिलते रहते हैं। ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये सब हमारा एंशिएंट इंडिया की यूनिवर्सिटी या एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का था उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे क्या है, थोड़ा सा इवॉल्व हुआ तो क्या हुआ भाई, जो मॉडर्न एरा है वो आने लग गया। मॉडर्न एरा में क्या हुआ, यहाँ पे हमारा मिडिवल पीरियड आ जाएगा जिसमें क्या है, मुस्लिम एजुकेशन भी आ जाएगी, ठीक है। मुस्लिम एजुकेशन के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा इंट्रोड्यूस हुआ किसको, हम पहुंचे जो हमारा ब्रिटिश सिस्टम है, मतलब जो करंटली ऑलमोस्ट हम फॉलो कर रहे हैं, हम तो मिक्स पर पहुंच चुके हैं अब, ठीक है ना। तो अब क्या है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे मिडिवल। मिडिवल मतलब जो मुस्लिम वाला था एजुकेशन सिस्टम, अकबर ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, जहांगीर वगैरह, इन सब ने आगे बाबर में क्या क्या बताया है, क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ, किसने कौन सी नई तालीम लगाई, कौन सी किस तरीके से पढ़ना चालू किया, इस तरीके से सब एक फ्लो बन जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम किस पे, जब इंग्लिश एजुकेशन या ब्रिटिश यहाँ पे आ गए ब्रिटिशर, ठीक है ना। ब्रिटिश एजुकेशन जब चालू हुई तो क्या हुआ, हमारा इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ कि हमारा प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या डिफरेंस थी, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो देखो ये है 1947, इससे पहले कुछ चल रहा होगा और इसके बाद हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम कुछ चल रहा होगा, ठीक है ना। दोनों में क्या क्या हमारी स्कीम्स आई, किस किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, ये सब किस में पढ़ते हैं हम, ये पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस, दोनों का मिक्स कह सकते हैं। अब ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, तो जैसे प्री इंडिपेंडेंस में यहाँ पे चार्टर्स एक्ट आ जाएगा, ठीक है, एल्फिंस्टाइन रिपोर्ट आ जाएगी, और क्या क्या आएगा, लॉर्ड मैकॉलेस मिनट, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपने देखा हो, वुड्स डिस्पैच, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये कहाँ से पॉइंट आ रहे हैं, ये इसी में से आएंगे कि पोस्ट और प्री इंडिपेंडेंस में क्या क्या हमारे एवोल्यूशन हुआ, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई, किस किस रिपोर्ट से क्या क्या मतलब आउटकम्स आए, क्या क्या हमारे लर्निंग सिस्टम में और ऐड होते चले गया, ठीक है। ये सब चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं, ये इस वाले पॉइंट में आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ें, ये तो हमारे कुछ हो गए जो प्री इंडिपेंडेंस थे। प्री इंडिपेंडेंस में भी कई सारे आ गए, यहाँ पे मतलब सिर्फ मैंने जितने लिखे हैं इतने ही नहीं है, काफ़ी सारे थे। हंटर कमीशन आता है, सैडलर कमीशन आता है, ठीक है, सप्रू कमेटी आती है, और हार्टोक कमेटी आती है, मतलब बहुत सारे, ठीक है। इसी में आ जाएगा आपका वो नई तालीम वाला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, वर्धा स्कीम किसने इंट्रोड्यूस करी, ठीक है ना। और फिर जब हम पहुंच जाते हैं किसका, अपना इंडिपेंडेंस वाले पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर ये ईयर है, क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग बताएंगे कि 1956 में ऐसा क्या हुआ जो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी हायर एजुकेशन की कई सारे क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आ गए, मतलब यहाँ पे हमारा यूजीसी फॉर्म हो गया, ठीक है ना। यूजीसी जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि हमारा नया मतलब जो हमारा एग्जाम कंडक्टिंग वो है
इंस्टीट्यूशन, वही यूजीसी है, इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ कि भाई इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चालू हुआ 47 के बाद, तो देखो 1948 में ही क्या हुआ, एक कमेटी बनी जिसको बोलते हैं राधा कृष्णन कमेटी। उसने बहुत सारे आउटकम्स दिए, मतलब कुछ चीज़ें देखी कि क्या किस तरीके से हमारा लर्निंग सिस्टम चल रहा है और किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम और इम्प्रूव हो सकता है। कुछ उसने रिपोर्ट बनाई और कुछ उसके आउटकम्स आए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहली चीज़ जो मेजर चेंजेस आए थे वो इसी में आए थे, किसमें, राधा से कृष्णन कमीशन, ठीक है। इसके बाद मुदालियर कमीशन आया, कोठारी एजुकेशन कमीशन आया, मतलब इम्प्रूव होते रहा, साल पे साल बढ़ते रहा। तो देखो 48 से कहाँ पे पहुँचे हम, 48 के बाद हम पहुँचे 64 कह लीजिए, 68 कह लीजिए, जब हमारा क्या हुआ, मेजर चेंजेस आए। मेजर चेंजेस कब आए, जब हमारा कोठारी कमीशन था, और इसी को क्या बोलते हैं, यही है हमारी NEP, फर्स्ट NEP कब बनी। फिर इसी तरीके से NEP 2 कब बनी, 86, और अब तीसरी जो 2020 में बनी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब करंटली इसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इतने सारे पॉइंट आ गए इसमें, एक छोटे से लाइन जो लिख रखी है इसने कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, इसमें इतने सारे पॉइंट आ रहे हैं और काफ़ी सारे मैं मिस कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे पॉइंट्स मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं करंटली। दूसरा, अगर हम यही देखना चाह रहे हैं कि कितने इस टॉपिक से डिफरेंट हैं हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, कि यहाँ पे सिर्फ इतना सा छोटा पॉइंट लिख रखा है, बट एक्चुअल में हमारा क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब इसके बाद भाई अगले पॉइंट पे बात चलें, तो क्या है हमारा, ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। क्या होता है भाई ओरिएंटल, सबसे पहले तो इसकी बात ही कर लें कि ओरिएंटल क्या होता है भाई। ओरिएंटल क्या होता है, देखो ओरिएंटल क्या होता है, छोटे छोटे कोर्स होते हैं जिनको कह सकते हैं कि इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 6 मंथ। 6 मंथ कोर्स होता है। 6 मंथ कोर्स करके क्या हुआ कि तुम आराम से कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करने वाले कोर्सेज होते हैं जो हमारे ओरिएंटल कोर्स में आते हैं, ठीक है। फिर आता है कन्वेंशनल, जो हमारे कन्वेंशनल कोर्स बोलते हैं, जैसे BSc, BA, MA, ये सब क्या है, कन्वेंशनल कोर्स है जो रेगुलर हर कोई फॉलो करता है, उस टाइप के कोर्सेज को बोलते हैं क्या, कन्वेंशनल कोर्स। देखो सबके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबके डिसएडवांटेज एडवांटेज सब हो जाएंगे, इसी पॉइंट में सारे इंक्लूड हो जाएंगे। आगे है नॉन कन्वेंशनल, इसमें अगर इसका कीवर्ड याद रखना चाहो तो भाई याद रख लो कि ऑनलाइन, जो भी हमारे नॉन कन्वेंशनल या ऑनलाइन कोर्सेज जो हमारे चल रहे हैं ना, वो आते हैं नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है। इनकी ड्यूरेशन कुछ भी वेरी कर सकती है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है किस तरीके से चल रहा है, क्या कौन सा कोर्स कर रहे हैं। फिर आती है हमारे भाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखो अलग अलग इन्होंने पॉइंट्स डाल रखे हैं, बट यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें मिस कर रखी हैं। जैसे अगर पहला ही पॉइंट में बात करूँ तो यहाँ पे कहीं भी आपको यूनिवर्सिटी का कोई जिक्र नहीं दिख रहा होगा, या फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं करी होगी, बट यहीं पे क्या होता है, यहीं पे क्वेश्चन आपके आते हैं टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी से, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, जिसमें आपका आ जाता है स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है भाई, कितनी होती हैं, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी होती हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ठीक है, यहीं पे आपका आता है डीम्ड टू यूनिवर्सिटी, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या कंडीशन होती है एक यूनिवर्सिटी को डीम्ड टू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, क्या क्या वो इशू कर सकती है, क्या अपने कोर्स बना सकती है, क्या वो अपना रिजल्ट निकाल सकती है, क्या अपनी डिग्री प्रोवाइड कर सकती है। ये सब क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ये इससे बन रहे हैं, और यहीं पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस कहाँ पर हैं, क्या है या नहीं है। इस तरीके से हमारे पास कई सारी ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ तो कई सारे हमारे पास और भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हायर अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि अगर बात करूँ किसकी, NAC, आपने सबने सुना होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और इवन आजकल जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाता है सबसे पहले क्या होता है, उसका NAC स्कोर देखा जाता है। किस लिए होती है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है, क्या बोला, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल क्या करती है भाई, स्कोर देती है कुछ। इसी तरीके से एक और होता है NBA, ये भी सेम काम करती है, बट थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि किसको कौन नहीं करता है या किसको स्पेसिफिकली कौन करता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ डिफरेंस होगा, तभी दो अलग अलग बॉडीज हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है,
अलग अलग है, मेडिकल के लिए अलग है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं करूं किसके लिए, ये है हमारा BCI, क्रिकेट वाला नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। किसके लिए होता है, जो हमारे लॉयर्स होते हैं या वकील वगैरह होते हैं ना, उनके लिए किस क्या होता है, BCI। ऐसे ही होता है हमारा क्या, MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। किसके लिए, जो हमारे हमारे क्या होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इन सब के लिए क्या होता है, ये होता है। इसी टाइप से हमारे पास कई सारे हैं, हर किसी के लिए अलग है, 10-10 20-20 टाइप के हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, NCTE। क्या फुल फॉर्म होती है NCTE की, बताओ। ये होती है हमारी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है और 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी थी। या पूछा था इस तरीके से, एक क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें से एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए यूज़ होता है, और कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं लाइक BCI, MCI, UGC या NCTE। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा था हमारा, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर अगर हम आगे बात करें अगले हमारे पॉइंट्स पे जो हम पढ़ रहे थे, एक तरीके से हम देख रहे थे सिलेबस में, हमने ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल देख लिए। फिर इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद आता है हमारे पास प्रोफेशनल। देखो ये प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड 3 पॉइंट आए हैं, तीनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, तीनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं हमारे। देखो सबसे पहले अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमें स्पेसिफिक स्किल्स दी जाती हैं, कुछ कोर्सेज होते हैं। जैसे कि अगर मैं नाम लूँ तो क्या है, BCA, BBA, MCA, क्या होते हैं ये, कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, ये मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स दे देता है जो एक स्टूडेंट को या किसी भी बच्चे को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है ना, जॉब के लिए स्किल्स देके उसको रेडी किया जाता है कि तुम्हें भाई ये जॉब मिलेगी, ये जॉब करनी है। जैसे इसमें क्या होता है भाई, कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब मिलती है, ये हमारा मैनेजमेंट से जाता है, यहाँ पे हम MBA भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा हुआ हमारा प्रोफेशनल वाला। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, टेक्निकल, जो हमारे बेसिक साइंस के सब्जेक्ट है टेक्निकल, इसी में आते हैं हमारे क्या, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे तुम्हारे IITs के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जो IIT से क्वेश्चन बनते हैं ना कि हाँ भाई सबसे पहला IIT कौन सा बना, या पहले IIT में कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, रुड़की से, खड़गपुर से, काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, NIT, IIIT, ठीक है। सब कहाँ से क्वेश्चन बनने हैं, ये सब आ रहे हैं हमारे, जो टेक्निकल एजुकेशन का नाम ले लिया ना इसने, उससे हमारे पास सारे ऑप्शंस आ गए, ठीक है। अब अगर स्किल बेस्ड की बात करें, स्किल बेस्ड क्या होता है कि 6 मंथ से 2 साल तक, 2 ईयर्स तक कुछ ड्यूरेशन के लिए एक कोर्स कराए जाते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया या ITI हो गया, इस टाइप के कोर्स होते हैं जो स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो अब अगर हम आगे बढ़ें तो अभी हमारे पास पॉइंट्स बच रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 बच रहे हैं। एक है हमारा वैल्यू एजुकेशन और दूसरा है एनवायरमेंटल एजुकेशन। दोनों एक अपने आप में सब्जेक्ट हैं और दोनों को पढ़ाया जाता है और इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वैल्यू एजुकेशन में कई सारे पॉइंट आ जाते हैं जो आपके वैल्यू से रिलेटेड होगा कि किस तरीके से एजुकेशन वैल्यू को इंपॉर्टेंस देता है एंड वैल्यू एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देती है, और क्या क्या इसके आउटपुट होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सब किसमें आ जाते हैं, ये आते हैं हमारे वैल्यू एजुकेशन में, ठीक है ना। तो ये वैल्यू एजुकेशन के पॉइंट्स तो हो गए, बट इसमें अगर हम बात करें जैसे क्या क्या होते हैं, जैसे हमारी कुछ सोशल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है ना, कुछ हमारी सोसाइटी के रिगार्डिंग कुछ होते हैं वैल्यूज़ होती हैं, कुछ हमारा इंटरनल कुछ मॉरल्स होते हैं ना, वो सब इसमें किस में आ जाते हैं, वैल्यू एजुकेशन से रिलेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर अगर आगे बात करें हम कि एनवायरमेंटल एजुकेशन, कि एनवायरनमेंट के बारे में हमें जानना चाहिए, एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम PDE में पढ़ चुके हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में, बट फिर भी यहाँ पे भी बोला गया है क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल एजुकेशन हर किसी को मस्ट होनी चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके और उसको एनहांस करने में थोड़ी हमारी हेल्प कर सके, मतलब एक दूसरे की हेल्प कर सके। क्योंकि आजकल हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद सा कर रहे हैं। जब तक हम वैल्यू नहीं समझेंगे एनवायरनमेंट की, तब तक हम अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते, ठीक है ना। देखो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करें किसके बारे में, जो लास्ट पॉइंट हमारा बच रहा है, लास्ट पॉइंट नाम के लिए लास्ट पॉइंट है, बट अभी मैं इसके बाद 1-2 पॉइंट्स और बताऊंगा तुम्हें कि जो जो एग्जाम में आते हैं। जैसे कि अगर इनकी बात कर लें तो क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई, किस तरीके से गवर्नेंस काम कर रहा है, किस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। इसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है क्या, UGC। अब तक हमारा इसमें MHRD भी था, जो अब क्या बन चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुका है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स कहाँ पढ़ने आएंगे, हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो है हमारा, अगर मैं यहीं पे लिख दूँ कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग।
ठीक है, ये देखने में भले ही छोटा लग रहा हो या अलग लग रहा हो, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे यही है। ये ऑलरेडी हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से डिजिटल लर्निंग काम करती है, बट यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हायर एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड हो चुकी है। ठीक है ना, किस तरीके के कोर्सेज होते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से हमें क्रेडिट्स मिलते हैं, किस तरीके से हम किसी कोर्स में एनरोल होते हैं, किस तरीके से उसके एग्जाम होते हैं, सब चीज़ें किस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और इसी से रिलेटेड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर भी पता चलता है, इसके टाइप्स पता चलते हैं, इसके एग्जाम्पल पता चल सकते हैं। ठीक है ना, कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि अगर इसमें बात करूँ तो क्या है, मूव किसका एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है, ओपन कोर्सेज मिल रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे हैं। ठीक है ना, अब इसके लिए देखो भाई, एक क्या है कि हमारी काउंसिल भी है। क्या है, काउंसिलिंग, क्या है उसकी फुल फॉर्म, DEC। ये काउंसिल भी बनी थी ओपन कोर्सेज के लिए। इसकी फुल फॉर्म बताओगे आप सब, ठीक है, कमेंट्स में लिखना, मैं बताऊंगा अभी आगे। तो जैसे कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है हमारी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। ठीक है ना, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड कह लीजिए, पूरी यूनिवर्सिटी है जो मैं यहाँ पे अभी तक मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, जो अब मैं बताने वाला हूँ, जिससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आप लोग ऑलरेडी गैस कर सकते हैं कि क्या है हमारा भाई, जो अभी तक बच रहा था राज, इग्नू, जो क्या है एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो कोर्सेज कराती है ऑनलाइन। ठीक है ना, देखो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है ओपन कोर्सेज, ना ही इग्नू, बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, इग्नू से आते हैं। आप सभी जानते हैं, हर साल आप इसके क्वेश्चन देखते हैं। कभी इग्नू का फॉर्मेशन ईयर पूछ लेते हैं, कभी पूछ लेते हैं फर्स्ट इग्नू कौन सा था, कभी एक लिस्ट दे के पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा इग्नू नहीं है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन इग्नू से ऑलमोस्ट हर साल बनते हैं, हर तीसरी शिफ्ट में कह सकते हैं, हर तीसरे एग्जाम में। जैसा मान लीजिए अगर 3 दिन तक लगातार चल रहा है तो 3 दिन में एक शिफ्ट में पक्का इसका क्वेश्चन आना ही आना श्योर है। ठीक है ना, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इसके अगर कोई और पॉइंट बच रहे हैं, जैसे कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे अगर पॉलिसीज़ में क्या आ जाएगा हमारा, NEP कहाँ आ जाती हैं, सारी हमारी पॉलिसीज़ में आ जाती हैं। कितनी हुई हैं, 3, 68, 86 और 20। ठीक है ना, अब इनके बीच का झोल, मतलब इनके बीच में क्या क्या हुआ, कौन सी कमेटी बैठी, किस कमेटी ने कौन सा आउटपुट दिया, तब जाके ये फॉर्मेशन हुई। सीधे तो नहीं है कि 20 वाली सीधे बन गई, आपको पता है इसके बीच में 2 गैप थे। ठीक है ना, 16 में दिया गया, 18 में दिया गया, फिर जाके 20 में फाइनलाइज हुआ है। ठीक है, 2 कमेटी चेंज हो चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा पूरा हायर एजुकेशन का जितना अभी तक का मैं डिस्कस करा, ये सारे पॉइंट्स थे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। और आने वाले फरवरी में एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यूनिट रहने वाली है। ठीक है, तो इससे हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से हम इसका तैयारी शुरू करने वाले हैं जल्दी, और आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।